जल परी का जादुई हेयर बैंड। एक समय की बात है, मोहिनी अपने पिता गोवर्धन, अपनी सौतेली माँ वैशाली और अपनी सौतेली बहन दिव्या के साथ रहा करती थी। मोहिनी बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की थी। वो हर किसी के साथ अच्छे से पेश आती थी और जहाँ तक हो सके दूसरों की मदद भी करती थी। परंतु उसका रंग और रूप दिव्या से थोड़ा कम निखरा हुआ था। दिव्या दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी, परंतु उसकी बाहरी सुंदरता उसके मन की सुंदरता से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। वो एक बहुत ही दुष्ट लड़की थी। उसे दूसरों को तंग करने में हमेशा मजा आता था और वो हमेशा ही मोहिनी पर अपनी माँ के साथ मिलकर अत्याचार किया करती थी। आज फिर तूने नाश्ते में ये गोभी के पराठे बनाकर रख दिए हैं। मैंने तुझे कितनी बार कहा है, मुझे सिर्फ आलू के पराठे पसंद हैं, लेकिन लगता है तेरे कानों में तो जू ही नहीं रेंगती। आलू खत्म हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा गोभी के पराठे बना देती हूँ। तेरे पास दिमाग है सोचने के लिए, जो तू सोचने भी लगी है। ऐसा कहकर दिव्या वहाँ से चली जाती है। वैशाली ये सब सुन रही होती है और दिव्या के जाते ही वो वहाँ पर आती है और मोहिनी से कहती है, फिर भेज दिया मेरी बेटी को भूखे। तू तो चाहती ही नहीं है कि वो या मैं खुश रहें। और अगर सुबह सुबह थोड़ा चलकर बाजार चली जाती और आलू ले आती तो तेरा क्या बिगड़ जाता। लेकिन नहीं, महारानी को तो बेड पर बैठकर आराम करना है। थोड़े से हाथ पैर चला लेगी तो तेरे हाथ पैर नहीं घिस जाएंगे। ऐसी बात नहीं है माँ। अब मेरे आगे ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। जा, बाथरूम में कपड़े रखे हैं, जाकर अच्छे से धो दे और दिन में दिव्या का पसंद का कुछ अच्छा सा खाना बना देना। मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची ज्यादा देर तक भूखे रहे। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। मोहिनी को ये सब हर रोज ही झेलना पड़ता था। जब से मोहिनी की माँ की मृत्यु हुई थी, तब से ही मोहिनी अकेले ये सब कर रही थी। फिर एक दिन दिव्या अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ, कल मेरी फ्रेंड अलीशा की बर्थडे पार्टी है और वो एक बहुत ही बड़े होटल में है, इसलिए मुझे वहाँ जाने के लिए एक अच्छी सी ड्रेस चाहिए। आप मुझे एक नई ड्रेस दिला दीजिए। अलीशा मेरी भी फ्रेंड है और उसने मुझे भी बर्थडे पार्टी में बुलाया है। माँ, आप मुझे भी अच्छी सी ड्रेस दिला दीजिए, फिर दिव्या और मैं साथ में पार्टी में चले जाएंगे। तूने शक्ल देखी है अपनी, और तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तेरे साथ पार्टी में जाऊंगी। और हाँ, मैं तुझे कोई ड्रेस नहीं दिलाने वाली। मेरी बेटी सही कह रही है, तेरी औकात नहीं है ऐसी पार्टी में जाने की। जाकर घर का काम कर, जब तक मैं दिव्या के साथ जाकर उसे ड्रेस दिला कर लाती हूँ। इसके बाद वैशाली दिव्या को लेकर बाजार चली जाती है। यहाँ मोहिनी उदास होकर घर के काम करने लगती है और काम करने के बाद अपनी माँ की तस्वीर के आगे बैठकर बातें करने लगती है। माँ, अगर आज आप यहाँ होती तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। आप मुझे मेरी मनपसंद ड्रेस दिलाती और मुझे ढेर सारा प्यार करती, पर अब मुझे कोई भी प्यार नहीं करता है। पापा भी अपने ही काम में हमेशा बिजी रहते हैं और माँ और बहन तो सिर्फ मुझ पर अत्याचार करते हैं। काश मुझे भी सबका प्यार मिल पाता। ऐसा कहकर मोहिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर में वैशाली और दिव्या दोनों बाजार से आ जाती हैं। दिव्या अपनी लाई हुई नई ड्रेस को निकालकर मोहिनी के सामने रखती है और उसे चढ़ाने लगती है। देख मोहिनी की बच्ची, कितनी सुंदर ड्रेस है और इस सुंदर ड्रेस को पहनकर मैं इसे और भी सुंदर बना दूंगी। पर तेरे पास तो इस फटीचर फ्रॉक के अलावा कुछ भी नहीं है और मेरे रहते कुछ होगा भी नहीं। ऐसा कहकर दिव्या अपने कमरे में चली जाती है। दिन ऐसे ही बीत रहे होते हैं। एक दिन गोवर्धन वैशाली के पास आता है और कहता है, वैशाली, मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ और खेतों पर काम करने वाले मजदूर भी कुछ दिनों के लिए अपने अपने गांव जा रहे हैं, इसलिए मेरी गैर हाजिरी में तुम खेतों का ध्यान रखना। और हाँ, हर 2 दिन पर खेतों में पानी देते रहना। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। पूरे खेत में पाइप लगे हुए हैं, तुम्हें बस मोटर ऑन करनी है और पूरे खेत में पानी चला जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है तुम बाहर का और घर का काम संभाल लोगी। हाँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम संभाल लूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा, वैसे मोहिनी कहाँ है? मोहिनी तो सो रही है। मैं और दिव्या उसे कोई काम ही नहीं करने देते, तो आखिर बेचारी करेगी क्या, इसलिए सो रही है। सच में वैशाली, तुमने जिस तरीके से मोहिनी का ख्याल रखा है, शायद ही कोई सौतेली माँ रख पाती। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। वैशाली अक्सर ही ऐसा किया करती थी। वो किसी न किसी तरीके से गोवर्धन को मोहिनी से नहीं मिलने देती थी। अब गोवर्धन के गांव से बाहर चले जाने के बाद तो वैशाली को और भी अधिक छूट मिल जाती है। वो मोहिनी के कमरे में जाती है और सोती हुई मोहिनी पर ठंडे पानी की पूरी बाल्टी पलट देती है। बेचारी मोहिनी हड़बड़ाकर उठ जाती है।
तू किसी राजमहल की महारानी नहीं है जो इतने आराम से सो रही है। चल जल्दी उठ और जाकर खेतों में पानी दे। पर माँ, ये तो मजदूरों का काम है और वही ये सब काम करते हैं, फिर मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? वो सारे मजदूर अपने अपने गांव जा चुके हैं, इसलिए अब से ये काम तुझे करना होगा। ठीक है माँ। और हाँ, तुझे खेतों में पानी पाइप से नहीं बल्कि साथ वाले तालाब से मटके में भर भर कर डालना होगा, समझी? पर माँ, तालाब तो खेतों से काफी दूर है और इस तरह खेतों में पानी डालने में तो पूरा दिन निकल जाएगा। वो सब मैं नहीं जानती, मैंने जितना कहा है उतना कर। बेचारी मोहिनी उदास होकर वैशाली की बात मान लेती है और मटका लेकर खेत में पहुंच जाती है। इसके बाद मोहिनी उस मटके को लेकर तालाब तक जाती है और मटके में पानी लेकर खेत में आती है और इसी तरह वो पूरे दिन तालाब से खेत और खेत से तालाब के चक्कर लगाती रहती है। परंतु इतनी मेहनत करने के कारण वो काफी थक जाती है और फिर जैसे ही वो तालाब पर पहुंचती है वहीं बेहोश हो जाती है। तभी उस तालाब में रहने वाली जल परी की नजर मोहिनी पर पड़ती है और वो अपने हाथ से मोहिनी के सर हिलाती है, मोहिनी के सर सहलाती है, जिससे बेहोश मोहिनी होश में आ जाती है और अपने सामने जल परी को देखकर डर जाती है। जल परी? डरो मत मोहिनी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। पर आप मेरी मदद कैसे कर सकती हैं? मोहिनी, तुम्हारे सर पर हाथ रखकर मैंने तुम्हारी सारी कहानी जान ली है। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन सच में बहुत ही ज्यादा अत्याचारी हैं और वो तुम्हारे साथ जो कर रही हैं वो बहुत ही ज्यादा गलत है। आपकी बात सही है, पर मैं उनका विरोध नहीं कर सकती, आखिर वो मेरी माँ और बहन है। ठीक है, वैसे तो मैं उन्हें उनके किए की सजा देने वाली थी, लेकिन तुम उनसे इतना प्यार करती हो इसलिए मैं उन्हें कुछ नहीं करूँगी। परंतु मैं इस जादुई हेयर बैंड की मदद से तुम्हारी मदद तो कर ही सकती हूँ ना। जादुई हेयर बैंड? ये क्या चीज है? मोहिनी, तुम अपने सामने जो हेयर बैंड देख रही हो ये कोई मामूली हेयर बैंड नहीं है बल्कि जादुई हेयर बैंड है। इसे लगाते ही तुम अत्यंत खूबसूरत हो जाओगी और साथ ही साथ तुम इसे पहनकर जो भी कहोगी वो सब सच हो जाएगा। क्या आप सच कह रही हैं? जल परियां कभी झूठ नहीं कहती। इसके बाद मोहिनी और जादुई हेयर बैंड को अपने सर पर लगाती है और जल परी की कही बात सच हो जाती है। मोहिनी सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखने लगती है। इसके बाद मोहिनी जादुई हेयर बैंड को टेस्ट करने के लिए उससे कहती है, जादुई हेयर बैंड, मेरे पूरे खेतों की सिंचाई कर दो। मोहिनी के इतना कहते ही मोहिनी के सभी खेतों की सिंचाई हो जाती है। ये देखकर मोहिनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जल परी का धन्यवाद करके घर आ जाती है। मोहिनी जैसे ही घर आती है, मोहिनी को देखकर उसकी माँ वैशाली कहती है, तू इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? पूरे खेत में पानी डाल दिया क्या? और वैसे ये तेरा चेहरा इतना चमक कैसे रहा है? किस पार्लर से होकर आई है तू? मोहिनी बहुत ही भोली थी, वो अपनी माँ को सारी कहानी बता देती है। दिव्या भी वहीं खड़ी होती है। मोहिनी की बात सुनकर उसके दिमाग में भी खुराफाती आइडिया आता है। अगर ये बदसूरत मोहिनी इस जादुई हेयर बैंड की मदद से इतनी खूबसूरत हो सकती है तो मैं तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत हो सकती हूँ। ऐसा सोचकर दिव्या अपनी माँ के साथ मिलकर मोहिनी के सर से वो जादुई हेयर बैंड निकालने की कोशिश करने लगती है। परंतु वो दोनों माँ बेटी थक जाती है, लेकिन मोहिनी के सर से वो हेयर बैंड नहीं निकलता। कोई बात नहीं, अगर मुझे ये हेयर बैंड नहीं मिल सका मैं उस जल परी से अपने खुद के लिए एक हेयर बैंड मांग लूंगी और उसके बाद मैं उस बदसूरत से भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। इसके बाद दिव्या उसी तालाब के पास जाती है जहाँ मोहिनी को वो जल परी मिली थी। वहाँ जाकर दिव्या जोर जोर से रोने लगती है। दिव्या की आवाज सुनकर जल परी वहाँ पर आ जाती है। जल परी को देखकर दिव्या खुश हो जाती है। मोहिनी की तरह ही जल परी दिव्या के सर पर भी हाथ रखती है। क्या हुआ दिव्या, तुम रो क्यों रही हो? मुझे भी खूबसूरत होना है। मेरी बहन मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो गई है और वो मुझे चिढ़ाती रहती है। मैं उससे ज्यादा खूबसूरत होकर उसे नीचा दिखाना चाहती हूँ। कृपया करके आप मुझे वो जादुई हेयर बैंड दे दीजिए। जल परी दिव्या की दुष्ट भावना को समझ जाती है और कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें ये हेयर बैंड दे रही हूँ, लेकिन याद रहे इस हेयर बैंड को सच्चे मन से अपने सर पर लगाना। अगर तुम्हारे मन में कोई भी दुष्ट भाव रहा तो इसका असर बहुत ही गलत होगा। दिव्या बिना किसी बात की चिंता किए जल परी से वो हेयर बैंड ले लेती है और उसे अपने सर पर लगा लेती है।
परंतु उस हेयर बैंड को सर पर लगाते ही दिव्या बहुत ज्यादा बदसूरत हो जाती है और रोते रोते अपने घर आ जाती है। जैसे ही वैशाली दिव्या को ऐसी हालत में देखती है, उसे बहुत ही तेज गुस्सा आता है और वो अपने साथ कुछ लोगों को लेकर उस तालाब के पास पहुंच जाती है और वहां जाल बिछाकर जलपरी को पकड़ लेती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को बदसूरत बनाने की? अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तुझे मैं एक बड़े बाजार में बेच दूंगी। उसके बाद वो लोग तेरे साथ क्या करेंगे ये तू सोच भी नहीं सकती। इसके बाद जैसे ही वैशाली अपना हथियार लेकर जलपरी के पास पहुंचती है, वो हथियार वैशाली की तरफ ही मुड़ जाता है और वैशाली को काफी बुरी तरह घायल कर देता है। ये देखकर वैशाली के पीछे खड़े लोग वहां से भाग जाते हैं और जलपरी भी उस जाल से गायब हो जाती है। मोहिनी को अपनी माँ के बारे में जैसे ही पता चलता है, वो तालाब के पास पहुँच जाती है और उस हेयर बैंड को पहनकर कहती है, हे जादू हेयर बैंड, मेरी माँ को ठीक कर दो। मैं उन्हें इस हालत में नहीं देख सकती और हो सके तो मेरी बहन को भी पहले जैसा कर दो। मोहिनी के इतना कहते ही वैशाली पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और दिव्या भी अपने पुराने रूप में आ जाती है। जिसके बाद दोनों माँ बेटी मोहिनी से माफी मांगती है और मोहिनी उन दोनों को माफ कर देती है। उस दिन के बाद से वैशाली मोहिनी को अपनी बेटी जैसा प्यार देने लगती है और दिव्या मोहिनी को अपनी बहन की तरह रखने लगती है।